बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहिद के साथ और मैं हूँ राना मंजर। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है और अगर बात की जाए आज के हवाले से, आज भी पाकिस्तान में 40 अमवात हुई हैं और ये पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अब तक ये अमवात हो चुके हैं। जबकि अगर बात की जाए मुतासरीन की तो तकरीबन 23,000 के करीब मुतासरीन हैं। मजमूई अमवात की तादाद भी 526 हो गई है, जिनमें से 10 डॉक्टर्स भी हैं। दूसरी जानिब अंदरून मुल्क परवाज़ें शुरू करने का फ़ैसला किया है। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान की जानिब से ये बयान सामने आया, इस पर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम में तालीमी इदारे खोलने के हवाले से जो बात हो रही है और उसमें कितना इसमें देखा जाएगा कि कितना डिले करते हैं उसको, इस हवाले से भी बात होगी। जबकि बिलावल भुट्टो का कोरोना रिलीफ के हवाले से इजलास हुआ है, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और एक और बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हो जिसमें 18वीं तरमीम और नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से गुफ्तगू हुई, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक जब से आया है, महंगाई ने सर उठा लिया है और ज़मीन पर उगने वाली चीज़ें, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है, इस पर भी बात करेंगे। और नैब की चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में शफीक अवान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। शाहिद साहब, अभी हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी साहब ने। सलाम शाह साहब। जी, क्या हाल है शफीक सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह की मेहरबानी। शफीक सर, माफ़ कीजिएगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, तो शायद आवाज़ आती जाती रहेगी, तो अगर आप मेरा जल्दी से ले लें तो चले। ये मैं अभी आप पे आ रहा हूँ। अच्छा, आज कोरोना से 40 अफराद हलाक हो गए, जो रिकॉर्ड तादाद है, और मुतासिर जो 22,500 से ऊपर चले गए हैं। लेकिन आप फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन इसको ईजी करने की बात कर रही है। ठीक है, कारोबार ज़िंदगी भी चलना चाहिए, लेकिन ये जो खौफनाक सूरत हाल है और कोई भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहा है जो पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ने दी हैं, हर तरफ बाज़ारों में रश ऐसे है, तो इससे तो खुदा न खास्ता कोरोना और फैलेगा। सर देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, मगर एक चीज़ का क्रेडिट भी दें आप हुकूमत को कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और पंजाब में जिस तरह हमने मैनेज किया है, अल्लाह ताला के फजल करम से वो ज़्यादातर दुनिया से बेहतर है। अब ये है कि आप अगर उसमें ये देखें तो जाहिर है हमारे जितने टेस्ट हुए हैं उसके मुताबिक ही चीज़ें आ रही हैं, और जो शरह अमवात है वो काफ़ी है। जिनके प्यारे बिगड़ जाते हैं वो उसी को उनको पता है, और ब्रेड विनर जिस घर से चला जाता है वो सबको पता है। मगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो आप ये देखें कि ये हम अकेले नहीं हैं। स्वीडन ने कर चुका है, स्वीडन ने जो किया है, इटली में, स्पेन में जो कर रहे हैं, तो इसको हम बड़ा सेंसिटिवली करेंगे जिस तरह लोग समझ रहे हैं, और लोगों में एक अवेयरनेस होगी और SOP से अमल कराएंगे। उसका मतलब ये नहीं है जमीन भाई कि कोरोना के लिए अगर हम लॉकडाउन खोल रहे हैं तो कोरोना खत्म हो गया, तो उससे ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी। तो शासन देखे ना, 9 करोड़ से ज्यादा बंदा जिस मुल्क में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है, उनके ब्रेड एंड बटर का क्या किया जाए? बहुत सारी चीजें हैं, मगर SOP उसमें करेंगे। और बहुत सारी अभी ऐसी चीजें हैं जो जहाँ पे मैथ गैदरिंग होती है, तो उस तरह की चीजें को हम खोलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन शाह साहब, अब तक तो जो SOP उस पर अमल नहीं हो रहा। आप इधर देख लें, वहीं रच ही रच है। खैर, इस पे आप काम कर रहे हैं। पार्टली देखें, बहुत सारी जगह पे अमल नहीं भी होता, बहुत जगह पे काम होता है, बहुत जगह पे हो भी सकता है। बड़ी सीधी सी बात है, लोगों को बताना है कि उनकी अपनी जान अपने हाथ में है। हुकूमत को बाज़ पॉपुलिस्ट डिसीजन नहीं लेने पड़ते, उनके फिक्स डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो देखिए, पॉपुलिस्ट डिसीजन की वजह से हम नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों का ब्रेड एंड बटर खत्म हुआ है। दिहाड़ी वाला, रेडी वाला मरा पड़ा है बेचारा, तो खुदा न खास्ता अगर एक भूख की कैफियत है उसको बेचारा, हालांकि पहली दफा मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इस शफाफ अंदाज में लोगों के पास पैसे पहुंचे। शाह साहब, ये ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने, लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन आपने देखें बात की है कि महंगाई, पेट्रोल की कीमतें आपने बहुत 45 रुपये कम कर दी हैं, डीजल की कीमतें कम हो गई। लेकिन मेरे ख्याल है आपके भी बाल सफ़ेद हो गए, हमारे भी बाल सफ़ेद हो गए। रमज़ान में महंगाई कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। इमरान खान साहब ने तो ऑर्डिनेंस भी लेके आए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जो कीमतें बढ़ाते हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, लेकिन सूरत हाल वहीं की वहीं है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है महंगाई कंट्रोल होने वाली की बात। आप ये देखें कि इंडिया में रेट कहाँ जा रहा है। अगर आपको
कंट्रोल कम हुआ है, तो हम लोगों ने तो उसको शाह साहब हमने अपने मुल्क को देखना, अपने लोगों को देखना कि यहाँ पे देखें वही, हमने कम किया है। देखिए शफीक साहब, हमने तो कम किया है, लेकिन उसका इफेक्ट नीचे नहीं आ रहा, उसका इफेक्ट चीजें सस्ती होनी चाहिए थी। इतना 45 लेकिन मैं मीडिया को और आप लोगों को आपको वेलकम करता हूँ कि आप बताएं जो हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं और इससे ज्यादा भी करेंगे, मगर अगर आप कहीं पिन पॉइंट करते तो आप बताएं जो भी उस डिवीजन का इंचार्ज मिनिस्टर है, इंशाल्लाह ताला वी विल डील इट, और वी विल डील इट विद एन आयरन हैंड। अगर कोई होर्डिंग करेगा या ज्यादती करेगा कोई। शाह साहब आप मान ही रहे कि महंगाई है, आपका बाजार में बाहर निकल के देखें, आपको अंदाजा होगा। मेरे भाई मैं क्यों नहीं मान रहा, मेरी तो ये तबीयत ही नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पोर्ट्रे हो रही है, इस तरह खुदा न खास्ता इस तरह कोरोना के जो हालात में मैनेज करना आपको भी पता है शफीक भाई कितना मुश्किल है। लेकिन ये है कि अगर जो चीज की रेट है उससे ज्यादा कई चीजें हैं तो आप पिन पॉइंट करें ताकि उन लोगों को कार्रवाई की क्या करें, आपको कुछ कर रहे हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी इंटेलिजेंस वो ये काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें जो भी एक मुतय्यन नर्ख है उससे ज्यादा ऊपर ना जाए। शाह साहब आप कहा कि ठीक है आप ये सारे पैकेज दे रहे हैं, कर रहे हैं, आपका ताल्लुक खुद एक मजहबी घराने से है, मेरा हाल रब्ता ख़त्म हो गया। ठीक है, पाकिस्तानियों में जो कोरोना वायरस की बात हो रही थी कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, दूसरी जानिब अगर हुकूमत के हवाले से बात की जाए तो हुकूमत ने कहा है कि 9 मई से लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि जिन एरियाज़ में कोरोना के केसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पर लॉकडाउन में नरमी नहीं की जाएगी। अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की, कराची की, कोयटा की या पेशावर की, तो यहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पर लॉकडाउन में नरमी नहीं की जाएगी तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? देखिए मसला ये है कि ये आप ना कोरोना को अपना ना किला बंद नहीं कर सकते जी। ये किसी बॉक्स में नहीं डाल सकते, किसी शेल्फ में नहीं डाल सकते, इसने फैलना ही फैलना है। और आप कह रहे हैं हम उन इलाकों में ये करेंगे जहाँ पे कोरोना नहीं है जी। तो बगैर अगर SOPs के आप कहीं भी उसको ओपन करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। मसला ये है कि हुकूमत ये मान रही है कि इसके अगर ईजी कर रहे हैं, कुछ रियायतें दे रहे हैं तो उसका नुकसान होगा, लेकिन उसका नुकसान जो है उसको आवाम जब तक खुद जिम्मेदारी के साथ। बुखारी साहब ने सर हमें दोबारा से ज्वाइन किया। सॉरी शाह साहब कट गया था। शाह साहब मैं आप कह रहा था कि आपका ताल्लुक मस्जिद घराने से माशाल्लाह, आप इतने पैकेज दे रहे हैं, वकीलों को 10 करोड़ दे रहे हैं, वर्कर्स को दे रहे हैं, यानी पैकेज मुझे उनके नाम नहीं याद, इतने पैकेज दे रहे हैं। ये जो हमारे मस्जिद के खुदाम हैं, आपके मज़ारों के जो खुदाम हैं, मदरसों के जो खुदाम हैं, आइमा कराम हैं, मुअज्जिन हैं, ये भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। आपको पता है कि ये सफ़ेद पोश लोग हैं, ये कभी आपके दर में मांगने नहीं आते। आपका ताल्लुक भी एक ज़रूरी तबके से है और एक मजहबी तबके से है। आप देखें गांव में हम खुद उनको देने जाते हैं, और जब उनको देने जाते हैं हमारा कोशिश होती है कोई हमें देखे ना। तो आप इतने अच्छी जगह बैठे हुए हैं, आप गवर्नमेंट से कहें कि इनके लिए भी कोई पैकेज अनाउंस कर दें, ये सफ़ेद पोश लोग हैं, ये आपसे मांगने नहीं आएंगे। शफीक साहब मैं आपको अर्ज करूँ, कोई मांगने नहीं आ रहा है। जिस तरह ये फिलंथ्रोपिस्ट जो है वो इमरान खान पे लोग एतबार करते हैं और जाती तौर पे भी लोग। शाह जी मैं मदरसों और मस्जिद के लोगों की बात कर रहा हूँ जो शफीक साहब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, देखिए मेरा जैसे आपने खुद फरमाया तो मेरे बुजुर्गों का एक्सपीरियंस, मैं तो उनके बिल्कुल खाके पा भी नहीं हूँ, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मेरे बुजुर्गों का आपने अभी जिक्र खुद फरमाया। तो आप यकीन कीजिए कि जहाँ हो रहा है, जैसे हो रहा है, अपने लोगों के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके, जाती तौर पर भी कर रहे हैं, हुकूमती तौर पर भी कर रहे हैं, दोस्तों को जो अल्लाह ने तौफीक दी है उसके मुताबिक कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आजकल तो हर बंदे को अपनी जरूरत का रख के बाकी गुरबा को देना। शाह साहब मैं हुकूमती सतह शाह साहब मैं हुकूमती सतह पर बात कर रहा हूँ कि इतने पैकेज दे रहे हैं तो हुकूमत को इनके लिए भी एक पैकेज दे दे। कल आपने आर्टिस्टों के लिए एक पैकेज अनाउंस किया है। मैं आ रहा हूँ आप पे कि मदरसों पे, मसाजिद पे नूरुल हक कादरी साहब इस वक्त को एक मैं समझता हूँ कि आला तरीन आदमी है जो वफाकी वज़ीर मसलियत हो है, और नूरुल हक कादरी साहब की सरबराही में ऐसी चीज़ें बनी और ऐसे हमने किसी को हाथ नहीं छोड़ा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। उलमाए किराम में भी बहुत सारे मुतमक्किल है, बहुत सारे मुतमक्किल नहीं है, वो बेचारे लोअर मिडिल क्लास हैं, और यकीनी तौर पर सफेद पोश आदमी तो भूख मर जाएगा, हाथ नहीं करेगा। हमारे दिल में ये ख्याल है, और जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी तक अल्लाह का फज़्ल करम से हम कर रहे हैं उस पर। और ये हमारे देश में है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो गुरबा के बच्चे हैं प्रीडोमिनेंटली,
तो उनके लिए भी बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं। तो शाह साहब जो है इनके लिए कोई खास पैकेज अनाउंस कर देना ताकि इनको भी हो गए, हमारी भी गवर्नमेंट हमारे भी ऊपर बैठे हुए लोग कोई अच्छी है, आपकी सजेशन अच्छी है। खास पैकेज भी देखिए, मैं अभी तक अनाउंस नहीं हुआ खास पैकेज, लेकिन खास पैकेज की बात नहीं करें। लेकिन आपको एक बात का तो आप क्रेडिट दें कि पहले लोग लेते थे और खुदा न खास्ता कहीं कोई ज्यादती भी हो जाती थी, तस्वीर पहले बनाते थे और पूछते बाद में थे। किसी पैकेट से आपने इमरान खान साहब की तस्वीर देखी, किसी पैकेट से आपने उस्मान खान गुलजार की तस्वीर देखी, किसी मैं सिविलियन का इंचार्ज हूँ, एक जगह मैंने अपने हाथ से पैसे नहीं दिए, बट वी आर मेकिंग इट श्योर कि मुस्तक लोगों को पहुंचे। 64,000 लोगों को तो मेरे जिले में जा रहे हैं। शाह साहब बिल्कुल आप अच्छे इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक एक सियासी खानदान से भी है, आप वफाक की सियासत भी करते रहे हैं। अब जो नैब है, जैसे शेख रशीद साहब ने कोई अनाउंस किया था, वो ऐसे दावे करते रहते हैं कि नैब जो है ईद के बाद टार्जन बनते जा रहा है और वो दोनों अतराफ के बंदों को पकड़ेगा। आज चौधरी साहबान ने के खिलाफ भी नैब में तहकीकात शुरू कर दी है और वो हाईकोर्ट में चले गए हैं। फिर निसार खोड़े और दूसरे लोगों की भी बात आ रही है, फिर जहांगीर तरीन की भी बात आ रही है। तो क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है कि गवर्नमेंट के भी जो बंदे हैं उनके भी नैब हाथ डालेगा? मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, एक बात आपसे सोच लें कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो नैब पे बयान देते थे, वो शायद उनकी पहली टर्म है या उनको अंदाजा नहीं है। शेख रशीद की पहली नहीं, 7वीं टर्म है। शेख रशीद साहब भी बयान देते हैं और कोई नहीं बयान देता। नहीं, शेख रशीद साहब पीटीआई का हिस्सा नहीं है, मेरे मोहतरम है, मेरी बात सुन ले जरा। जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, किसके खिलाफ उसने कार्रवाई करनी है, किसके खिलाफ उसने कार्रवाई नहीं करनी, ये नैब की मर्जी है। मगर जहाँ तक इमरान खान का सवाल है, अगर इमरान खान को कहीं ये पता पड़ता है कि उसका कोई साथी या मुखालिफ किसी करप्शन में मुलव्वस है, तो वो इमरान खान से ये उम्मीद मत रखे कि उसकी करप्शन को छुपाएगा। तो बाकी बात ये कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, शवायद भी करना है ना। तो मैं कोई नैब का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, वो नैब से बात करें। शेख रशीद साहब माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं, उनको अगर कहीं से कोई खबर आई है तो वो बताएं। मुझे ये पता है कि जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं नैब पे, उनको हिसाब देना पड़ेगा। शाह साहब अगर वो पास होकर निकले तो अच्छी बात है, नहीं पास होते तो बस। शाह साहब 18वीं तरमीम पे बड़ी बात हो रही है आजकल के 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ें जो ऊपर नीचे करनी या ठीक करनी है या उसमें अमेंड करना है, और साथ इसको जोड़ा जा रहा है नैब के कवानीन के हवाले से कि अपोजिशन और गवर्नमेंट में कोई ऐसा ढील चले। मैं लेन देन नहीं कहता, कोई बात हो गई है कि आप इधर सपोर्ट करो वो इधर सपोर्ट करेंगे, तो इसके बारे में बताएं कि माजरा क्या है। शफीक साहब, लगता है आज आप मेरे भाई भी हैं, आज आपने मुझे को सियासत समझ दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी पूछ रहे हैं सर। आपने फेडरेशन की सियासत की है सर, आप फेडरेशन की सियासत की है, इंशाल्लाह फिर भी करेंगे फेडरेशन की सियासत। अर्ज ये है कि लेन देन और डील और डील, ये चारों चीजें अपने पीटीआई नहीं आई। पीटीआई ने अपने मंशूर पे चलना है। जो भी आइन का हिस्सा होता है, अगर उसमें कोई बेहतरी आ सके तो हो सकती है। वो बात तो है, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। बातें आती नहीं, स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, आने तो दे, कोई चीज आएगी फिर उसको बात करेंगे मेरे भाई। ये बात तो असद उमर साहब ने शुरू की थी ना। अब मुस्लिम लीग नून अड़ी हुई थी, देखिए मुस्लिम लीग नून अड़ी हुई थी कि नहीं जी ऐसे नहीं बढ़ना। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये खंबा 18वीं तरमीम कहते। देखे ना, आपने पंजाबी में कहा है तो मुस्लिम लीग नून का आजकल है ही इस बात पे कैसे नहीं मनना, सब कुछ भी नहीं मनना, पर मनना सब कुछ बना है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि कल अपना शेख साहब जो है, शेख रहील असगर और चले कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, ये कोई आसान बात नहीं होती। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ। जब कोई चीज आएगी तो हम इंशाल्लाह ताला आपके स्टूडियो में आएंगे, करोना से भी जान छूटेगी, फिर बात करेंगे इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के हवाले से सर आप बात कर रहे थे कि एक जगह का मसला नहीं है, अगर लॉकडाउन करना है तो जहाँ पर कोरोना नहीं है आप वहाँ पे नरम कर देंगे, जहाँ पर है वहाँ पर सख्ती लॉकडाउन। तो इस दौरे में के हवाले से आप बात कर रहे थे। हाँ, देखें कोरोना, मैंने ये कहा ना, कोरोना कोई ऐसा कोई बंद चीज़ नहीं है उसे डब्बे में बंद कर दें या किसी किले में बंद कर दें, इसने फैलना ही है। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे कि जो जिन इलाकों में नहीं है तो सारे वहाँ जाएंगे, उनको अगर वहाँ इजी करेंगे, आसानी देंगे तो लोग आ जाएंगे। और जब SOP जो आज हो रहा है शर वो देख लें क्या है, तो फिर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि जहाँ नहीं हो रहा वहाँ वो इजी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मजाज है आपके?
اللہ کا شکر. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اچھا آج جو بڑی خبر ہے کہ جو شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہا ہے. آج 14 صاحبان کے بارے میں بھی نیب جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے اور نثار کھوڑو اور کچھ دوسرے لوگوں کے خلاف بھی وہ تحقیقات ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی حکومتی اراکین کے پہ بھی ایسا وقت آئے گا کوئی تحقیقات کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی طرف سے ایک مرتبہ اور کورٹس کی طرف سے اس سے پہلے چودھری صاحبان کے بارے میں ان کو کال بھی کیا گیا تھا اور ان کی آمدنی اور ان کے ذرائع کے بارے میں بات چیت کی گئی تھی. اس کے بعد کورٹ نے اس پر سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی. یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے. تو میرے خیال میں نیب ضرور اپنی تحقیقات کرے, لیکن جس طریقے سے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے نیب جب 2 بندے اپوزیشن سے لے لیتی ہے تو پھر وزن پورا کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی حکومتی پارٹی کا بھی پکڑ لیتی ہے. تو میرے خیال میں یہ پالیسی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو میرٹ کے نظام پر دیکھنا چاہیے. اچھا جیسا صاحب یہ لاک ڈاؤن کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بھی خود تجربہ کیا ہوگا کہ اب تھوڑی سی ہم نے آسانی دی ہے اور ہم قوم جو ہے وہ شکریہ پہ عمل نہیں کر رہی. اگر ٹرینیں کھل گئی, ایئر لائن کھل گئی, یہ اپنا بازار کھل گئے تو پھر تو یہ ہمارے لیے کرونا جو ہے ایک بڑا عذاب بن جائے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے آپ کو فون پر بھی بتایا تھا جی کہ آج ایک بڑے سٹور میں جس کی بہت سی شاخیں ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں, اس پہ ہمارے گھر کے لوگ گئے چیزیں لینے کے لیے مہینے بھر کی. تو انہوں نے آ کر بتایا کہ ان کی مین برانچ میں جو ہے وہ بالکل نہ تو سینیٹائزر دیا جا رہا تھا اور نہ ہی وہاں آنے والے کسی بھی شخص نے ماسک پہنا ہوا تھا, اور رش اتنی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دکاندار نے بچوں کا کیا کرنا تھا, وہ اتنا بھی نہیں روک رہے تھے کہ بچوں کو وہاں نہ جانے دیں اتنی بھیڑ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا کہ ان کے مالک سے میری اچھی شناسائی ہے اور وہ اچھے آدمی ہیں, لیکن جو میں نے دیکھا ہے ہمارے لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے, اور جو احتیاط کرے تو اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈرپوک ہے. یہ ٹینڈنسی جو ہے نا, اس کو اپنے آپ کو جس طرح سے آئسولیشن کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ سارے اقدامات کرنے چاہیے. مجھے شک ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. مثلا میں نے آج کوشش بھی کی تھی تو اتفاق سے اویلیبل نہیں تھے, میں نے میسج بھی چھوڑا شیخ رشید صاحب سے, میں صبح بات کروں گا کہ یہ جو ٹرینیں ہیں خاص طور پر ان کا جو نظام ہے اس میں کتنی سیٹیں ہوتی ہیں اور باہر ہر اسٹیشن پر کتنے مسافر اندر آنے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بالکل فری فار آل ہوتی ہے. بالکل اگر ٹرین میں گنجائش 800 بندوں کی ہے تو 1600 بندوں کو پاس ٹکٹ ہے. اس کے بعد جس طرح سے بندے پر بندہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اور جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر لوگ گرتے پڑتے ہیں, تو اس پر کس طرح سے جو ہے 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین کیا جا سکے گا. میں ٹرینوں کی بحالی کے ہرگز مخالف نہیں ہوں, لیکن دوسرے ملکوں میں ایون فلائٹس ایسی چل رہی ہیں کہ نیو یارک سے ہم نے خود خبر چھاپی تھی کہ سنگل سائٹ فیئر جو ہے وہ 2.25 لاکھ کی بجائے 7 لاکھ روپیہ وصول کر رہی ہیں ایئر لائن, کیونکہ 2 بندے چھوڑ کر ایک سواری بٹھائی جاتی ہے اور باقی جہاز خالی ہوتا ہے, کیونکہ وہ جہاز بھی چلاتے ہیں. لیکن اگر 400 کی کیپیسٹی ہے تو 200 آدمی جو ہے نیو یارک سے لوگ پہنچے تھے اسلام آباد پرسوں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر احتیاطی تدابیر کو نہ اختیار کیا گیا اسٹرکٹلی
तो रेल और ट्रेन और ये जो फ्लाइट्स और फिर आगे जाके ट्रांसपोर्ट की बसों में, जिसकी आपको पता है कि क्या हालत होती है। बिल्कुल। प्राइवेट बसें होती हैं और वो अगर 100 बंदों की कैपेसिटी है, 80 बंदों की, तो 150 बंदे उसके अंदर घुसे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर इस तरह से हमने निजाम बहाल करना है तो अल्लाह माफ करे, फिर तो हम खुद इनवाइट कर रहे हैं कि आओ भाई कोरोना के लोगों और कोरोना के जरसूमों, हम इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप जल्दी आएं और हमसे चिमट जाए। सर, आज मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है शहबाज शरीफ की सदारत में। उसमें जो इंटरेस्टिंग बात हुई है कि उन्होंने 18वीं तरमीम पे कायम है, लेकिन नैब कवानीन के हवाले से उन्होंने कहा है कि कोई गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आएगा तो फिर हम अपना को बयानियाँ देंगे। लगता है उन्होंने कोई बारगेनिंग चिप रख ली है। मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं अब इस बात को भांप गई हैं। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब के बेटे तो अभी तक हिरासत में हैं नैब की, लेकिन शहबाज साहब जो हैं रिहा हो चुके हैं जमानत पर। नवाज शरीफ साहब कैदी थे, वो रिहा होकर बाहर जा चुके हैं। साद रफीक साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह भी अवेलेबल हैं, थे उनके पार्टनर, और जितने इल्जामात उन पे थे उसको साबित करने के लिए उन्होंने पेशकश भी की थी, लेकिन वो और उनके भाई भी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। मुझे नहीं पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है। अगर आपको पता चल रहा है तो आप मुझे बता दें कि तो मैं तो हाथ खड़े कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त किसको पकड़ा जा रहा है और किन लोगों को छोड़ा जा रहा है, और अदालतें किस तरह से इनकी जमानत ले लेती हैं जिनके बारे में पलंदों के पलंदे जो हैं इल्जामात के वो नैब दे चुकी होती है। पर सर यही अफसोस है ना, कुछ लो और दो के मामलात हो रहे हैं, कुछ आप हमें फेवर करो, कुछ हम आपको फेवर करेंगे। ये तरीका गलत है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुमसे पहले वो कौमें तबाह हो गई जो अपने दरमियान जो मालदार और बाअसर लोग होते उनको कुछ नहीं कहती थी और गरीबों को पकड़ लेती थी। मेरा सवाल आपसे ये है और पाकिस्तान के हर होशमंद इंसान से है कि क्या हमने इस माशरे में ये मुशाहदा नहीं किया कि जेलों में सिर्फ गरीब लोग बंद हैं। बिल्कुल। और मुतवस्सत तबके के लोग बंद हैं, बल्कि मुतवस्सत तबका भी शायद ही कम हो, और जो भी बड़ा आदमी पकड़ा जाता है, खा उसको कोई अदालत पकड़े, वो उसका वकील बड़ा उम्दा होता है, वो अपने दलाइल देता है, और हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा है कि मुल्ज़म जो है, बल्कि जो जिसको सजा हो चुकी होती है वो भी बचकर लंदन इलाज कराने पहुंच जाता है, और अब तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आई कि उसने जो तकलीफ उसको लाहौर में थी, अब उस तकलीफ का क्या हुआ, और अब तक उसने उसका इलाज अमेरिका में जाके क्यों नहीं करवाया, जिसके बारे में मशहूर करके वो यहाँ से गए थे। अगर इस किस्म का निज़ाम है शफीक अवान साहब, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये निज़ाम इंसाफ, ये निज़ाम तफ्तीश और ये निज़ाम फैसला जो है वो हमें बर्बाद कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया जा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हुकूमत भी है वो भूल गई है कि एक नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद है, उनको लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दीगर इश्यूज़ पर भी बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
को भी कबाब बहुत पसंद है। अरे अब्बू, सूफी जो नाम है एतमाद का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त फासिक की तारीफ की जाती है तो अल्लाह ताला उस पर गुस्सा होता है और उसकी तारीफ की वजह से अर्श दहल उठता है। मरहबा तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल और को नैफी टेबल, बोली गया साकी की सुबह है शमा। ट्वाइस हेल्दी फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनस्पति। रोजनामा खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर मुल्की हो या गैर मुल्की या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले और दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है कहाँ? खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखते हैं रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। खबरें ग्रुप हर वक्त बर वक्त। मिल्क टॉफी और क्रीम फिलिंग से भरी गिगली की मिल्कीज है फेवरेट सबकी। जगाना कचरा फेंके अब कोई, ऐसा खाकर कलम न बेचे अब कोई। बाहर जो चाहो बदलाओ, अंदर से तब्दीली लाओ। वाइट एंड पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अब्बू को भी कबाब बहुत पसंद है। अरे अब्बू, सूफी जो नाम है एतमाद का। कैनन हुड और हॉब ने बनाई आपकी कुकिंग आसान। इटालियन डिजाइन बर्नर्स और इटालियन इग्निशन से मिले आपको बेहतरीन सहूलत। कैनन हुड पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और एलईडी लाइट के साथ। कैनन होम अप्लायंसेज चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, को तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी खोना मत, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मरहबा रमजान।
अबू को भी कबाब बहुत पसंद है। अरे अबू सूफी जो नाम है एतमाद का। My name is Manuel Duran. I'm the Spanish ambassador to Pakistan. During my stay in this country, already a year and a half, I've been able to confirm the generosity and hospitality with which the Pakistani people treat those who need it more, who have less, who are poor and are needy. That is why I'm not at all surprised at the fantastic initiative taken by Channel 5, consisting in the provision of cooked food for those who don't have access to it due to this pandemic. Let us hope that this COVID-19 pandemic will soon be history. But in the meantime, let me congratulate Channel 5, Khabrein Group of newspapers, Mr. Imtinan Shahid, and all the volunteers who have made this project possible. To all of them, my warmest congratulations and keep the good work. इस साल फिर से मौका है अल्लाह की रहमतों से फैज़याब होने का। फिर से मौका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने का। फिर से मौका है कुरान करीम को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बनाने का। फिर से मौका है अपनी जिंदगी को सिराते मुस्तकीम पर चलाने का। फिर से मौका है अपने खालिक के दिए रिस्क से सदका, ज़कात और खैरात देने का। फिर से मौका है खालिक से रुजू करके आफात और वबा से निजात लेने का। फिर से मौका है अब्दी शफा के हसूल का। फिर से मौका है अल्लाह की बरकतों के नुज़ूल का। फिर से मौका है आइए चलते हैं निजात की जानिब, शिफात की जानिब। माह रमजान की खुसूसी नशरियात मरहबा रमजान, ओनली ऑन चैनल 5। सुभान अल्लाह। फिर खुश आमदीद। शफीक अवान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत जो कोरोना रिलीफ के हवाले से इजलास हुआ है, उससे पहले हमने देखा था कि काफ़ी जारहाना मिजाज था उनका, और अब 11 मई को इजलास भी है। क्या समझते हैं कि जब वो कौमी असम्बली के इजलास में आएंगे थोड़ा रवैया चेंज होगा या उसी तरह से जिस तरह पहले जा रहे हैं? सवाल जो है इससे रेलिवेंट नहीं, जो मौजूदा सिचुएशन के लिहाज से जो उसके हवाले से बात करें। देखिए उन्होंने ठीक है, आप उन्होंने रिलीफ का पैकेज का अनाउंस किया और सिंध हुकूमत बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन अब जो फेडरेशन ने इसको खोल दिया है, अपना लॉकडाउन खोल दिया है, तो फिर वो सारे स्टेप कहाँ जाएंगे? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम मुर्तज़ा साहब, कैसे हैं आप? जी सलाम। मुर्तज़ा साहब, शफीक अवान बोल रहा हूँ। ये आपकी तरफ से हमें कुछ ठंडी हवाएं थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना के हवाले से, लेकिन अब लॉकडाउन खोलने की बातें हो रही हैं, एयरलाइन, रेलवे और दूसरे कारोबार खोलने की बातें हो रही हैं, और SOP भी आपने भी देखा और पूरा पाकिस्तान देख रहा है, अमल नहीं हो रहा। तो इस सूरत में हम तो एक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। शफीक साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इसीलिए सिंध हुकूमत जब कभी भी फेडरल गवर्नमेंट से बात करती है तो लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बात नहीं करती। हम तो कहते हैं कि लॉकडाउन को सही तरीके से इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
एक राय वफाकी हुकूमत में ये है कि इंसानी जान से ज़्यादा अहम, ज़्यादा कीमती जो है वो मईशत है, वो कारोबार है। आज सुबह भी जो NGO की मीटिंग हुई उसमें जब ट्रेन को खोलने की बात हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, हवाई जहाज को खोलने की बात हुई, तो उससे हुकूमत ने NGOC के सामने वज़ीर आला सिंध ने इसकी मुखालफत की। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि वज़ीर आला सिंध अकेले नहीं थे इस मुखालफत में, चारों सूबों ने वज़ीर आला सिंध के जो जज्बात थे, ख्यालात थे, उनको सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ सिंध गवर्नमेंट समझती है कि उसूली एतबार से लॉकडाउन को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। और जहाँ जहाँ आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ थोड़ी छूट दी जा सकती है लेकिन SOP के साथ, तो सिर्फ गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम करने को तैयार है। लेकिन बुनियादी तौर पर हमें इस चीज़ का तयन करना ज़रूरी है कि लॉकडाउन के मुस्बित असरात पाकिस्तान में आए हैं, और अगर इस लॉकडाउन को हम कंटिन्यू करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो मैं समझता हूँ अमली एतबार से जो कोरोना वायरस की वबा है उसको खोलने में, उसको रोकने में एक मौसर किरदार अदा कर। देखिए मुर्तज़ा साहब, ये SOP अमल कहाँ हो रहा है, आपके सामने है। और ये आप वज़ीर जो आपके वज़ीर आला सिंध के मुराद अली शाह साहब, वो मीडिया में बैठते हैं, क्या उनकी कोई सेन आवाज़ कोई नहीं सुनता? पंजाब आपके साथ है, बलूचिस्तान आपके साथ है, सिर्फ KP किसी हद तक अपना एक बैनियर रखता है, लेकिन आप लोगों की एक सेन आवाज़ है ना, सेन आवाज़ कोई नहीं सुनता। मैं समझता हूँ 20 माह से सैनिटी हमारी प्रायोरिटी शायद रही नहीं है। आप सबको पता है कि मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, आई थिंक सैनिटी वहाँ प्रिवेल नहीं करती है। हम बाहर कैफ अपनी गुजारिशात फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, PTI के सामने रखते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जिन जिन चीज़ों पर उनको मनवा सके उन चीज़ों को मनवाते हैं। मैंने आपको गुजारिश की कि सुबह उनका जोर था इस बात पे कि एयरपोर्ट्स को खोल दिया जाए, ट्रेनों को खोल दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने इस बात पर जोर दिया कि हमें नहीं खोलना चाहिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी तमाम सूबों का जिन्होंने सिंध गवर्नमेंट के इस मौक़िफ़ की तायीद की। और बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने फेडरल गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया है कि इन तीनों सेक्टर्स को फिलहाल नहीं खुलना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं खोले जा रहे, आप उन्हें डिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जो 18वीं तरमीम पे आज का बड़ा शोर मचा हुआ है, नैब के जो कानून है उसके हवाले से बात हो रही है। आज मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है लाहौर में, तो उन्होंने वो 18वीं तरमीम में तो खड़े हैं, लेकिन नैब के कानून के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो वफाकी हुकूमत का इंतज़ार करेंगे। क्या खिचड़ी क्या पकड़ी, कोई लेन देन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मामला क्या है? देखिए, नैब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है। और आज से जिस ज़माने में हम खुद वफाकी हुकूमत में थे, उस ज़माने में भी हम समझते थे कि एक काला कानून है, इसको तब्दील होने की ज़रूरत है, इसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आने की ज़रूरत है। बिकॉज अनफेटर्ड अनब्रिडल्ड पावर्स किसी एक शख्स को देना भी कानून के उसूलों के मुताबिक नहीं है। हमने अपनी दौरे हुकूमत में कोशिश की कि इसमें तब्दीली ला सके, लेकिन उस ज़माने में नून लीग ने हमारा साथ नहीं दिया। बाद में नून लीग के दौर में इस कानून को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, हम तब भी प्रोटेस्ट करते रहे, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। और आज नून लीग हमारी बात की तायीद कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ कुछ और सोच रही है। मैं समझता हूँ सियासतदानों को थोड़े से होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। सियासतदान को सोचने की ज़रूरत है कि आज जो कानून आप किसी और के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, कल वो कानून आप। लेकिन मेरा सवाल था कि 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ नैब के कोई लेन देन तो नहीं हो रहा? नहीं, देखिए 18वीं आईनी तरमीम एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। आप सब जानते हैं कि 1973 के आइन के बाद इतनी पोलराइज सोसाइटी के अंदर पूरी कौम को एक साथ यकजा करने का डॉक्यूमेंट जो है वो 18वीं आईनी तरमीम थी, और इसका सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। तो अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं आईनी तरमीम पर कोई समझौता कर लेगी, तो मैं समझता हूँ ये एक मिसकंसेप्शन है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसूली एतबार से समझती है कि 18वीं आईनी तरमीम वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एक यूनानिमस डॉक्यूमेंट था, एक पोलराइज पॉलिटिकल सोसाइटी को आपने। यानी आप 18वीं तरमीम के साथ खड़े हुए। अच्छा मुर्तज़ा साहब, शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि ईद के बाद नैब जो है वो टारगेट बनने जा रहा है और दोनों तरफ के लोगों को पकड़ेगा। जैसे अपना खोड़ो साहब को भी उन्होंने बुला लिया है, फिर तालपुर साहब को सुन रहे हैं, फिर यहाँ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चौधरी बरादरान उनके खिलाफ भी नैब ने इंक्वायरी खोल दी है। तो ये सब क्या होने जा रहा है?
क्या ये जो प्रपोज तरमीम है उसके खिलाफ कोई रिएक्शन है, ये क्या है? देखिए, दो इसमें अहम चीज़ें हैं। पहली चीज़, जब हम कहते हैं बहसियत अपोजिशन जमात के कि नैब को शायद वफाकी हुकूमत कंट्रोल कर रही है या वफाकी हुकूमत की एमा पे काम कर रही है नैब, तो जब एक कोई वफाकी वजीर इस तरह का बयान देता है तो हमारे खदशात यकीन में तब्दील हो जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब शेख रशीद साहब कहते हैं कि नैब टारगेट बनने वाली है पीपल्स पार्टी के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ, तो खुशी तो मुझे तब होती है ना कि नैब टारगेट बनती करप्शन के खिलाफ, नैब टारगेट बनती खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ, जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ, और जो बाकी इनके वफाकी हुकूमत में इनके साथ लोग बैठे हैं। मुर्शद साहब, परवेज लाई और चौधरी शुजात के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है, वो हाईकोर्ट चले गए रुकवाने के लिए। देखें, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोलिशन गवर्नमेंट का तो हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं है। और शायद चौधरी खान साहब की कोई खास बात ना सुन रहे हो, शायद उस्मान बोजदार के हवाले से कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों, शायद इस वजह से प्रेशर टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। लेकिन ये टारजन वाला जो शेख रशीद का बयान है, ये दो चीज़ों को बड़ा आना कर देता है कि टारजन अगर नैब बनेगी तो अपोजिशन जमातों के खिलाफ बनेगी, पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ बनेगी, और दूसरी चीज़ वो वादे कर देती है कि वफाकी हुकूमत कहीं ना कहीं नैब के टारजनपन को कंट्रोल कर रही है। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि इस बार दोनों साइड से सिर्फ एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफ के लोगों पे हाथ डाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्जा वाक साहब। मुस्लिम लीग नून के हवाले से सर बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, तो हुकूमत भी देख रहे हैं कि वो नवाज शरीफ का जिक्र ही कोई नहीं करते, पता ही नहीं है कोई इस हवाले से। ये ज़ियाद साहब ने भी इसी हवाले से बात की थी, इस तरफ इशारा किया था कि जो कानून है वो कल भी हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये था इशू जी कि कानून जो है वो ताकतवर का रखवाला होता है और गरीब और जो जिसके कोई आम आदमी उसकी कोई नहीं सुनी जाती। बिल्कुल ज़ाहिर है, वो ज़िया साहब ने पॉइंट आउट किया था कि भाई जो चाहे जितना बड़ी मुजरम हो, चाहे जो से मर्जी डालो, तो बड़े बड़े वकील करके अपने लिए आसानी ले लेता है, लेकिन फंसते वही हैं कि जो गरीब और आम आदमी होते हैं। तो इसलिए ये हमें को अपने जो जस्टिस सिस्टम है इसको ठीक करना पड़ेगा। अब देखें, हुकूमत भी भूल गई कि कहाँ गया वो नवाज शरीफ को, आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं आपके जो थे वज़ीर इत्तलात चौहान साहब और अपना साबका जो हैं फिरदौस साहब और दूसरे जो उनके बड़े स्पोक पर्सन हैं वहाँ फेडरेशन में, वो चीख के कह रहे थे कि हम इनको वापस लाएंगे। अब उन पर भी खामोशी छा गई है, तो फिर लोग क्यों ना समझेंगे कोई डील हुई है, लोग क्यों ना इस पे यकीन करेंगे आपने एक डील की तहत उन्हें भेजा है। अमीर आदमी जो है वो जो पैसे वाला है, जो इख्तियारात वाला है, उसके लिए सारी आसानियाँ हैं और तमाम तर तकलीफें जो है वो गरीब आदमी के लिए। ज़ियाद साहब ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया है, अगर इंसाफ का इंतज़ाम यही रहा तो फिर अल्लाह के अज़ाब ही आएंगे, फिर आप अल्लाह से कोई खैर की तवक्को नहीं कर सकते। इंसाफ करना है तो सबके साथ एक जैसा करें, अमीर के लिए और गरीब के लिए, और इंसाफ का मायार नहीं होना चाहिए। और आखिर में सर नैब तरमीम के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हम इस हवाले से कोई भी डील नहीं करेंगे या हम 18वीं तरमीम पर डटे हुए हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर नैब तरमीम के हवाले से कोई बात होती है फिर उसके बाद हम देखेंगे। कल शला रज़ा साहब ने भी यही कहा है कि भाई नैब तरमीम बात हो सकती है, और फिर असगर साहब ने भी कहा था कि हो सकती है बात। अब देखें ना, ये आज जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि 18वीं तरमीम पे हमारा मौक़िफ़ वही होगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो अमेंडमेंट आनी थी नैब की, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। जी भाई, आप एक सियासी पार्टी हैं, 3 बार आपकी हुकूमत रही है, 3 बार आपकी हुकूमत रही है। मुस्लिम लीग नून डॉक्टर साहब कैसे मिला जी, अल्लाह का करम। सर, आज आपका इजलास हुआ है बालटाउन में, बड़ा ज़ोरदार इजलास हुआ है और उसमें कहा गया है कि 18वीं तरमीम भी आप खड़े रहेंगे, लेकिन नैब के हवाले से जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ आने के बाद बात करेंगे। तो क्या ये बारगेनिंग चिप है, क्या करने क्या जा रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई किसी किस्म की वो आपने जो बात की है कि कोई गठजोड़ टाइप की बारगेनिंग की बात है या बारगेनिंग की, तो मैं ये बताऊं, हम सिर्फ बारगेन करते हैं तो लोगों से करते हैं और उनको उनके वोट के लिए उनको अपना काम दिखा के और उनसे वोट की इस्तदा करते हैं। हमारी सिर्फ ये आवाम से बारगेनिंग। अच्छा डॉक्टर साहब आप और पीपल्स पार्टी ये कहते थे कि भाई नैब जो है सिर्फ नून लीग को और आपकी पीपल्स पार्टी को छेड़ रहा है, उनको पकड़ रहा है।
آج چوری آج میری بات سن لیں پہلے میری بات سن لیں آج چوری پرویز کے خلاف انکوائری کا آغاز ہو گیا ہے اسے رکوانے کے لیے ہائی کورٹ چلے گئے ہیں تو جو شیخ صاحب نے کہا تھا شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بن جائے گا اور دونوں طرف کے لوگوں کو پکڑے گا اب تو آپ کا گلہ دور ہو گیا ہوگا دیکھیں ہمارا گلہ تو آج سے نہیں ہے ہمارا گلہ تو 12 اکتوبر کے بعد سے ہے جب جنرل مشرف نے پیٹریٹ بنائی آج کی بات کریں آج کی بات کریں وہ تو سب سے زیادہ نیب کے بینیفیشری جو وزیر اعظم تک گئے اور صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی بنے آج وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور آج ڈی جی نیب نے میڈیا پہ بھی وہ کہا جو فاروق حمید صاحب بریگیڈیئر تھے کہ جی ہم نے یہ پولیٹیکل اس کی مینوورنگ کرنے کے لیے ہمیں اس وقت مشرف نے کہا کہ تھا آج انہوں نے یہ بھی بات کی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ نیب کا ادارہ کس طرف جا رہا ہے اور کس طرح لیکن آج تو چودھری صاحبان کے بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو آپ کا گلہ میں وہی دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے جو ان سے اختلاف کرتا ہے اس کو نیب کو پیچھے لگا دیتے ہیں اور اپنے وفاقی وزیر کو بھی کہتے ہیں کہ میڈیا پہ یہ بتا دو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور یہ انہوں نے 2 سال سے یہی کیا ہوا یہ بالکل گٹھ جوڑ ہے جب آپ کی ویڈیو کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر آپ اسی طرح کھیلتے اور اسی طرح کام کرتے اور اسی طرح بدقسمتی ہے کہ اداروں کے سربراہ جب ایسے ہو تو پھر کسی قسم کے ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام تو بہت ختم ہو جائے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا ٹھیک ہے بہت شکریہ شفیق اوان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے ناظرین آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ